Hello everyone, welcome to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are having our next session of class 8th SOF series. We were on chapter number 1 and the name of the chapter was Crop Production and Management. Let's start from the next topic. Next topic is irrigation. What is irrigation? Irrigation means supplying water to crops in the field. Field में crops को proper water provide करना is known as irrigation. Plants need water for their growth and for preparation of food. Plants को water की need होती है उनके growth के लिए and they can also do photosynthesis and can prepare their own food. इन सब चीजों के लिए plants को water की need होती है. It is therefore necessary to supply water to the plants in the fields periodically. इसलिए necessary है कि plants को एक proper time के interval पे water provide करते रहना so that उनकी water की requirements जो है वो पूरी हो जाए. In our country, a large number of farmers depend on rain for irrigation. हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो रेन बरसात पे डिपेंड रहते हैं इरिगेशन के लिए. However, rainfall varies and does not always supply the right amount of water. लेकिन कई बार ये भी होता है कि रेन जो है बारिश जो है वो इतने अच्छे से नहीं हो पाती है और फसल जो है उनकी वो इतनी सही नहीं होती है उस केस में. एट द राइट टाइम, इसलिए कई बार सही टाइम पर सही प्रॉपर जो है रेन नहीं मिलती है और इरिगेशन जो है वो नहीं हो पाता है क्रॉप्स में. देयरफॉर वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन कैन बी टेकन फ्रॉम रिवर्स, रिजर्वॉयर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. इसलिए जो पानी रिक्वायर्ड होता है इरिगेशन के लिए वो कहाँ से लिया जा सकता है? रिवर्स से लिया जा सकता है, रिजर्वॉयर से लिया जाता है, लेक से भी ले सकते हैं, पॉन्ड से, वेल से एंड ट्यूबवेल से. इट इज डिलीवर्ड टू द फील्ड्स बाय इरिगेशन कैनाल्स और पम्प्ड अप फ्रॉम अ ट्यूबवेल व्हिच इज ऑपरेटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक और डीजल पंप्स देन गाइडेड टू द फील्ड्स थ्रू चैनल्स. ये जो अब जो वाटर है फॉर एग्जाम्पल रिवर से अगर हमें वाटर जो है वो फील्ड तक पहुंचाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इरिगेशन कैनाल्स का यूज करेंगे या फिर पंप अप करेंगे ट्यूबवेल का यूज करके उसको ऑपरेट करके इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से या डीजल पंप की हेल्प से, पंप्स की हेल्प से उसको जो रिवर से है वो फील्ड तक उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसको डिलीवर करेंगे फील्ड्स तक. मेनी वेज कैन बी to supply the water from a water body to the field can be done through many methods. Next, purpose of irrigation. What is the purpose of irrigation? Irrigation क्यों करा जाता है? क्या पर्पस है इरिगेशन का? इरिगेशन प्रोवाइड्स वाटर टू द प्लांट्स फॉर देयर वेरियस साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज. वाटर जो है वो प्लांट्स की बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उनके लिए बहुत असेंशियल है. लाइक फोटोसिंथेसिस, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में वाटर रिक्वायर्ड होता है, ट्रांसपीरेशन, एसेंट ऑफ सैप एक्सेट्रा. ये ऐसे फंक्शंस हैं जो प्लांट की बॉडी में होते हैं और उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. एंड फिजियोलॉजिकल का मीनिंग होता है फंक्शनल एक्टिविटीज, जिसमें फंक्शंस होते हैं बहुत सारे बॉडी में, उनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज. Water helps in the absorption of minerals from the soil. Soil में जो minerals है उनको absorb करती है roots. तो किसके साथ में absorb करती है? Water के साथ में absorb करती है. Water को absorb करती है roots, तो उसके साथ में जो minerals है उनको भी roots absorb कर लेती है. Water is essential for germination of seeds and elongation of roots. Water essential है seeds का germination होना, seed का seedling में convert होना जो होता है that is known as germination. Which and for the process of germination, irrigation and for the process of germination water is very essential. Elongation of roots, roots का elongation होना, roots की growth होना, for this water is also essential. Water is needed for the growth of plants. Plants की growth के लिए water बहुत required है, it is very very essential. Plants contain 90% water of their bulk. प्लांट्स जो होते हैं वो अपने बल्क का 90% जो है वो वाटर ही कंटेन करते हैं.
वाटर प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम ड्राई हॉट एयर करंट्स। वाटर किससे क्रॉप्स को जो है प्रिवेंट करता है, फ्रॉस्ट से, और जो ड्राई हॉट एयर करंट्स होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। इन आवर कंट्री ओनली 18% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज फुल्ली इरिगेटेड। हमारी कंट्री में सिर्फ 18% जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो फुल्ली इरिगेटेड होता है, यानी पूरी तरीके से उसको पानी मिलता है। 24% जो है वो पार्शियली इरिगेटेड रहता है, and the remaining 58% of land agriculture depends on monsoon, and farmers of such lands grow one or more crops in a year। क्या होता है, जो इरिगेशन हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो 18% ऐसे एग्रीकल्चर लैंड है जहां पे प्रॉपर इरिगेशन होता है, पूरी तरीके से फुल्ली कंप्लीटली प्रॉपर इरिगेशन जो है क्रॉप्स में होता है, और 24% ऐसे हैं जहां पार्शियली होता है, पूरी तरीके से नहीं होता है, और 58% ऐसे हैं जो पूरी तरीके से मॉनसून पे डिपेंड रहते हैं, रेन पर डिपेंड रहते हैं फॉर इरिगेशन। और ऐसे फार्मर्स साल में जो है एक या दो क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं मॉनसून के टाइम पे, बिकॉज दे डिपेंड ऑन मॉनसून फॉर द इरिगेशन। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन करने के कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी है, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड्स इन्वॉल्व कैटल और ह्यूमन लेबर, हेंस आर चीपर बट लेस एफिशिएंट मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स जो है वो किसको इन्वॉल्व करते हैं, या तो ह्यूमन लेबर होगा यानी कि इंसान ही करेंगे, या अदरवाइज कैटल्स का यूज करा जाएगा। लेकिन ये जो मेथड्स होते हैं ये लेस एफिशिएंट होते हैं, टाइम टेकिंग तो होते हैं, लेकिन इनका आउटपुट इतना ज्यादा नहीं निकल पाता है। The various traditional ways of irrigation are, ट्रेडिशनल के बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल वेज है इरिगेशन करने के, जैसे कि मोट। फर्स्ट इज MOAT, मोट। इट इज बेस्ड ऑन पुली सिस्टम। इट इज यूज्ड टू कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द वेल्स with the help of pulley. Water is then taken directly to the fields by buckets. जो मोड सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो इस पिक्चर में यू कैन सी जो इसमें एक पुली सिस्टम होता है, वाटर को जो कुएं होते हैं, वेल्स होते हैं, वहां से कलेक्ट करा जाता है इसमें से, एंड देन विद द हेल्प ऑफ जो पुली होती है, दिस वन इज नोन एज पुली। ये जो है ये क्या है, पुली। तो पुली की हेल्प से वेल्स जो होते हैं, कुएं जो होते हैं, वहां से पानी को कलेक्ट करा जाता है, और पानी जो कलेक्ट होता है जैसे कि उसको एक कंटेनर में लेके डायरेक्ट जो है फील्ड में डाल दिया जाता है। सो दिस इज नोन एज मोट एंड दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। चेन पंप। Chain pump is also a method for the irrigation in fields. It is based on pumps. A chain pump consists of two large wheels connected by a chain. Chain pump में क्या होता है, पंप लगे हुए होते हैं, पंप पे वर्क करता है। You can see in this picture, this is a picture of chain pump. इसमें पंप वर्क करता है। Then consist of two large wheels connected by a chain. दो बड़े बड़े व्हील्स होते हैं जो कि चेन से कनेक्टेड रहते हैं। The bottom of the wheel is half immersed in the water source. जो व्हील का जो बॉटम होता है, यानी कि नीचे वाला जो साइड होता है वो पानी में इमर्स्ड रहता है। As the wheel is turned, the connected buckets dip into the water source and picks up the water. तो क्या होता है, जैसे ही जो व्हील है वो टर्न होता है, तो टर्न जैसे ही होता है वो जैसे ही पानी में जाता है, पानी फिल होता है, वापस ऊपर आता है, तो पानी जो है बकेट में वो फिल्ड होता है। The chain then lifts them to the upper well. अब जो चेन होती है वो अपर विल को लिफ्ट करती है, where the water from the bucket is transferred to the pool. अब पास में एक पूल बना हुआ होता है, उसके अंदर जो वाटर जो बकेट में आया था वो उसमें चला जाता है। The chain then carries the empty buckets back then to be refilled and the process continues. तो प्रोसेस इसमें क्या होगा, like for example, here is a wheel. This is a wheel. My hand is a wheel and the black pen which black marker you can see, this is a bucket. तो क्या होगा, जैसे ही ये रोटेट होगा और नीचे पानी में जाएगा वेल में, तो क्या होगा, ये बकेट फिल हो जाएगी, और बकेट फिल होके वापस जब रोटेट होकर ऊपर की साइड में आएगी तो यहाँ पे जो पानी होता है वो, और जैसे यहाँ पे आके वापस टर्न होगी तो जो आगे जो पूल है उसमें वो पानी चला जाएगा। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, कि वो जो बकेट है वो जो व्हील से कनेक्टेड है
वो वापस नीचे जाती है, रिफिल होती है बकेट, वापस ऊपर आती है और जो पुल है उसमें पानी गिर जाता है। फिर लाइक दिस जो व्हील है वो चलता रहता है एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। Next is Dhekli. Dhekli is also a traditional method of irrigation. Dhekli is done manually in rural areas. The person had to take out water through a bucket and pour it into the field. This causes a lot of water wastage, and now because of water scarcity, people do not use this irrigation method. Dhekli, you can see in this picture, Dhekli में क्या होता है, जो person होता है manually, ये होता है manually means मैनुअली होता है ये, मैनुअली मीन्स इट इज डन बाय हैंड्स, इट इज डन बाय ह्यूमन बींग्स। तो क्या होता है कि जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, बकेट से जो वेल है उससे पानी को निकालेगा, जो भी वाटर बॉडी है, जो भी सोर्स है वाटर का, उसको निकालेगा और उनको इस तरीके से ऐसे फील्ड में गिरा देगा बस पानी को। बट इसमें क्या होता है कि वाटर की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एंड नाउ टुडे जहाँ पे आज जैसे कि बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे पानी की कमी है, तो ये मेथड अब यूज नहीं होता है बिकॉज पानी की ऑलरेडी कमी है, इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है। लाइक मैनुअली ये होता है और जैसे पानी को भर के मैनुअली जो है कोई भी पर्सन वो पानी को बस गिरा देता है इरिगेशन के लिए। तो अब ये जो मेथड है ये ज्यादा यूज नहीं होता है। नेक्स्ट इज राहत लेवल सिस्टम। राहत सिस्टम में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन लेवल सिस्टम। द राहत सिस्टम of irrigation used in older times as a way to get water from a well using oxen. The Rahat system of irrigation requires a large well in which a wheel is used. The wheel is turned by oxen, buffalo or cows to get the water out of the well and then spread it over the crops. What happens in राहत सिस्टम, राहत सिस्टम में इस तरीके से वेल से जो पानी है वो कौन निकालते हैं, जो एनिमल्स होते हैं लाइक ऑक्सिन, काउज, ये सब क्या करते हैं, काउज, बफेलोज, इनका यूज करके जो पानी है, जो पानी जो होगा उसको वेल से निकाला जाएगा और इरिगेशन इसके थ्रू होता है। तो इसमें क्या होता है, एनिमल लेबर होता है, जानवर जो होते हैं लाइक ऑक्सिन, बफेलो, काउज, इनका यूज होता है और ये पानी को स्प्रेड करने के लिए यूज करते हैं। द व्हील इज टर्न बाय ऑक्सिन, ऑक्सिन से व्हील जो है वो टर्न हो, ऑक्सिन जो है या तो ऑक्सिन टर्न करता है या फिर बफेलो या फिर काउज, ऐसे एनिमल्स का यूज करके व्हील जो है उसको टर्न करवाया जाता है। नाउ एंड दिस इज राहत सिस्टम और लेवल सिस्टम। यू कैन सी इन द पिक्चर, इस पिक्चर में आप देख सकते हो जैसे कि जो राहत सिस्टम में एनिमल लेबर का यूज हो रहा है, वो व्हील को टर्न करता है, वाटर को फिल करता है और जाके फील्ड्स में इरिगेशन के लिए वाटर को गिरा देता है। नेक्स्ट, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स मींस आज के टाइम में कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो इरिगेशन के लिए यूज हो रहे हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प्स अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। लेकिन जो आज के मॉडर्न मेथड्स है उनका बेनिफिट ये है कि हम इनको इकोनॉमिकली बहुत अच्छे से वाटर का यूज कर सकते हैं, ना तो वाटर को ज्यादा वेस्टेज होती है और ना वाटर को इरिगेशन भी प्रॉपर तरीके से हो जाता है प्लांट्स का। फर्स्ट इज sprinkler system. So what is a sprinkler system irrigation? In a sprinkler irrigation, it is a method that involves pumping water under pressure through rotating nozzles and spraying it over the soil like artificial rain. This method is particularly effective for irrigating uneven land and areas having sandy soil. जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है इसमें एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो स्प्रिंकल्स की तरह आर्टिफिशियल रेन की तरह वाटर को स्प्रे करवाया जाता है और इससे क्या होता है, पूरे फील्ड में क्या होता है, इरिगेशन हो जाता है। और ये जो मेथड है ये बहुत बेनिफिशियल होता है जहां पे अनइवन लैंड होता है, लैंड जो है वो इवन नहीं होता, उबड़ खाबड़ हम जिसे बोल सकते हैं, जहां पे गड्ढे होते हैं, तो उस लैंड में क्या होता है कि वहां पे मैनुअली या फिर अदर वे से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इरिगेशन कराना। बट स्प्रिंकलर सिस्टम में यू डोंट नीड टू, देयर इज नो मैनुअल वर्क। तो क्या होता है, जो स्प्रिंकल्स जो होते हैं वो रोटेट होते रहते हैं एंड आर्टिफिशियल रेन की तरह पूरे फील्ड को वाटर जो है प्रॉपरली सप्लाई हो जाता है। एंड दिस
this irrigation system is also beneficial for the areas जहाँ पे sandy soil होती है. हमारे राजस्थान में sandy soil है, and you can see in villages in rural areas जहाँ पे fields होते हैं वहाँ पे sprinkle system से irrigation करवाया भी जाता है. You can see this system, right? Next one. Drip irrigation. What is drip irrigation? Drip irrigation is a method of micro irrigation that involves the use of pipes and tubes with very small holes to deliver the water drop by drop directly at the base of each plant. क्या होता है ड्रिप इरिगेशन में कि ऐसे पाइप्स जो होते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर लाइक पाइप्स ऐसे होते हैं. यहाँ पे पाइप्स जो होते हैं वो फील्ड्स में क्रॉप्स के पास में लगे हुए होते हैं. इन पाइप में बहुत स्मॉल छोटे छोटे जो है होल्स होते हैं, उससे जो होल्स जो है वो उससे ड्रिप बाय ड्रिप यानी कि उन होल्स से ड्रॉप बाय ड्रॉप छोटे छोटे बूंदों से जो पानी है वो पास ऑन होता रहता है क्रॉप्स तक. यानी कि क्रॉप्स के एकदम पास ही ऐसे पाइप लगे हुए होते हैं. लाइक दिस इज द क्रॉप, तो यहाँ से एक पाइप जो पास होगा उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होंगे और वो रेगुलरली वाटर जो है सप्लाई करता रहेगा जो प्लांट है उसको. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन, बिकॉज इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर का सप्लाई होता है. एट द बेस ऑफ ईच प्लांट, हर प्लांट के बेस जहां पे रूट होती है उसके पास से ये जो है पाइप पास होता है और रेगुलरली वाटर सप्लाई होता रहता है. This method is very useful for areas having shortage of water. इसमें क्या होता है, as drop by drop जाता है पानी, बूंद बूंद से जाता है, तो क्या होता है किसके जहां पे वाटर की कमी है, शॉर्टेज है, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है ये मेथड बहुत वर्क करता है, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ वाटर देयर. और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है, कम कम पानी जाता है, तो उनको प्लांट्स को भी जो है इरिगेशन प्लांट्स का भी हो जाता है इस मेथड से. Next is weeding. What is weeding? As we have already got to know that weeds ऐसे plants होते हैं, ऐसे unwanted plants होते हैं जिनकी जरूरत हमें नहीं है लेकिन वो crops के साथ grow हो जाते हैं. Like if any crop is grown in the field तो उसके साथ में weeds, unwanted plants भी साथ में grow हो जाते हैं. तो those plants are known as weeds. Weeds are unwanted plants that grow along with the crops. The process of removing weeds from a field is called weeding. Weeding क्या होता है? Weeding is the process, ऐसा process होता है जिसमें जो plants हैं, crops जो है, उनको हाथों से we can say they are removed, not manually, like also manually but by many methods. बहुत सारे methods होते हैं जिनसे weeds जो होते हैं, unwanted plants जो होते हैं, इनको remove करा जाता है. एंड बिकॉज दे आर नॉट यूजफुल, इनका कोई यूज नहीं होता है, जो क्रॉप्स है वो ही हमें नीडेड होता है, तो इन क्रॉप्स को रिमूव करना भी बहुत एसेंशियल होता है. अदरवाइज दे जस्ट कंपीट विद द मेन क्रॉप प्लांट एंड टेक अप द सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा. दे कंपीट विद द मेन क्रॉप्स फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट एंड देयरफॉर रिड्यूस द क्रॉप यील्ड. इनको हटाना इसलिए जरूरी है बिकॉज ये सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए जो मेन क्रॉप प्लांट होगा उसके साथ compete करते हैं, और जो हमारा मेन जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, उसकी क्रॉप की यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाती है. सो amaranthus, chilai, wild oat, grass, chenopodium, बथुआ आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीट. ये ऐसे एग्जाम्पल्स है वीट्स के जो मोस्ट कॉमनली जो है वो ग्रो हो जाते हैं मेन क्रॉप प्लांट के साथ. बथुआ इज ऑल्सो यूज्ड एज अ वेजिटेबल. बथुआ को ऑल्दो हम यूज करते भी हैं जो हमारी डेली लाइफ में, उसको एज अ वेजिटेबल हम खाते भी हैं, ठीक है, बट इट इज अ वीड प्लांट जो कि मेन क्रॉप्स के साथ में ग्रो हो जाते हैं. Weeds may produce poisonous substances that may interfere with the growth of crop plants. Weeds जो होते हैं वो ऐसा कोई poisonous substance भी कई बार रिलीज कर देते हैं जिससे क्या होता है कि वो इंटरफेयर करते हैं मेन क्रॉप की प्लांट की ग्रोथ में. जो मेन क्रॉप है हमारा उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है. वीड्स जो होते हैं वो ऐसा कोई पॉइजनस जो है सब्सटेंस वो रिलीज कर देते हैं, उसकी वजह से जो हमारा मेन क्रॉप प्लांट है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. इट इज हार्मफुल फॉर द मेन प्लांट. Weeds may be poisonous to humans and domestic animals. Weeds जो हैं वो humans के लिए, हमारे लिए, और कोई भी domestic animals है उनके लिए भी harmful होते हैं. कई बार weeds attract pests and spread them to the crop plants. Weeds क्या करते हैं, जो पेस्ट होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, और जो वो फिर जो पेस्ट होता है वो कहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं, क्रॉप प्लांट्स में स्प्रेड हो जाते हैं, मेन प्लांट में स्प्रेड हो जाते हैं. इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू रिमूव देम टाइम टू
टाइम, इसलिए जरूरी है कि जो वीड्स है उनको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना, हटाते रहना मेन फील्ड से। वीडिंग कैन बी डन आइदर मैन्युअली और बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। या तो वीड्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, मैन्युअली, यानी कि हाथों से हटा सकते हैं, जो मेन क्रॉप प्लांट है उनके आसपास से उनको रिमूव कर दें हम हाथों से। अदरवाइज वीडीसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका यूज करके हम वीड्स को हटा सकते हैं। जैसे पेस्ट को हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, वैसे वीड्स को हटाने के लिए केमिकल है जिसका नेम है वीडीसाइड्स। इन केमिकल्स का हम यूज कर सकते हैं। So our next topic is mechanical methods. To remove weeds, we also use some mechanical methods, and those methods are: the weeds can be removed manually by pulling or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of a trowel, खुरपी और hoe एंड हैरो और रेक। सी व्हाट हैपेंस जब वीड्स, जैसे कि हमने बात करी थी कि वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो साथ में ग्रो हो जाते हैं, मेन क्रॉप्स होते हैं हमारे, उसके साथ में जो ग्रो हो जाते हैं उनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दे कम्पीट विद द मेन प्लांट फॉर द सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। तो और वो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी रिलीज करते हैं विच आर नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द मेन क्रॉप। तो उनको रिमूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिमूव करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज करा जाता है, उसमें है मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स में क्या होता है, कुछ टूल्स का यूज करके हम जो वीड्स है उनको रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं? द कैन बी डन मैनुअली, यानी कि हाथों से करते हैं, मैनुअली करते हैं, by pulling or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of a trowel, खुरपी, if you know that कि खुरपी होती है, जैसे if you can see in this one, ऐसी एक खुरपी होती है, उससे जो weeds होते हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, हो का भी यूज होता है, हैरो का और रेक का भी यूज होता है। ये कुछ टूल्स है जिनको यूज करके मैनुअली हाथों से जो वीड्स होते हैं उनको हटा लिया जाता है। Weeding should be done carefully as it may damage the crop plants or even uproot them. क्या होता है कि वीड्स जो होते हैं वो मेन प्लांट्स के बहुत पास में ही होते हैं, है ना। दे डोंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता मेन प्लांट और वीड्स के बीच में। कई बार वो बहुत एकदम जो मेन प्लांट्स होते हैं उनके जस्ट पास में ग्रो हो जाते हैं। तो हमें बहुत केयरफुली उन्हें रिमूव करना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से रिमूव करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि हम जब उसको रिमूव करेंगे तो जो हमारा मेन प्लांट है वो भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको हटाते वक्त, अपरूट यानी कि उनको रूट से हटाते हुए जब हम बीज को हटा रहे होते हैं तो हम ध्यान रखें कि हमारा जो मेन प्लांट है वो भी ना हटा दें हम, ठीक है। द रिमूव्ड वीड्स गेट डीकम्पोज एंड मिक्स विद द सॉइल। जो हमने वीड्स को रिमूव करा होता है उसको डीकम्पोज करवाया जाता है मिट्टी में। डीकम्पोज करवाने के बाद में वो क्या होता है, मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। बिफोर सोइंग or transplanting seedlings, weeds are removed by hand or with the help of plow और हैरो। क्या होता है जब ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि जब हम उनको सो करते हैं बीजों को, तब क्या होता है सीडलिंग्स को, या फिर ट्रांसप्लांट करते हैं सीडलिंग्स, जो हमने देखे थे कि सीडलिंग्स को या फिर हम सीड्स को अगर सो करते हैं जब मिट्टी में, तब मिट्टी में पहले जो वीड्स होते हैं उनको हटाया जाता है हाथों से, और उसके बाद में जो होता है प्लो की हेल्प से या फिर हैरो की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जब मिट्टी में मिक्स तो हो जाते हैं जो वीड्स होते हैं, उनको डीकम्पोज कर लिया जाता है, लेकिन कुछ पार्ट्स अगर बचे होते हैं वीड्स के तो उनको क्या करते हैं हम, जो सॉइल होती है उससे हटाते हैं मैन्युअली, ताकि जब हम मेन प्लांट लगाएं या सीड को कोई सो करे तो उस जो मेन सीड है हमारा उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। If some of these weeds start growing again during the crop growth, they must be removed. कई बार ये भी होता है कि मिट्टी में कुछ वीड्स के पार्ट जो होते हैं वो रह जाते हैं या वीड्स के सीड्स ही रह जाते हैं, तो जब हम मेन प्लांट को ग्रो करते हैं तब वो वापस ग्रो हो जाते हैं। वीड्स जो है वो वापस ग्रो हो जाते हैं, हटाने के बावजूद भी वो वापस ग्रो हो जाते हैं। तो उस केस में जरूरी है कि हम उनको वापस रिमूव करें। मैनुअल वीडिंग हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। लेकिन जब हम मैनुअली हाथों से जब हम बीज को हटाते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है उसकी। क्या डिसएडवांटेजेस है? इट इज टाइम कंज्यूमिंग,
and may even lead to accidental removal of desired crop. क्या होता है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है, ये हाथों से रिमूव करना, टूल्स भले टूल्स का यूज कर रहे हैं लेकिन हम रिमूव तो मैनुअली कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये, ठीक है। सेकेंड थिंग इज मे इवन लीड टू एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ डिजायर्ड क्रॉप्स, यानी कि मेन, अब कई बार ये भी होता है इवन आफ्टर टेकिंग केयर कि हम जो मेन प्लांट है उसको रिमूव ना करें, फिर भी वो कई बार होता है कि गलती से जो मेन प्लांट होता है वो भी रिमूव हो जाता है। द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड such as trowel, hoe are made up of iron and need regular मेंटेनेंस टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब जब हम ऐसे टूल्स का यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, तो जिन टूल्स का यूज करते हैं वो आयरन, लोहे के बने होते हैं। लोहे में जंग जो होती है वो बहुत जल्दी लगती है, रस्टिंग हो जाती है लोहे की, आयरन की, तो उस केस में जरूरी है कि हम आयरन का जो हमारे लोहे से जो बने हुए टूल्स है उनका प्रॉपर मेंटेनेंस करें ताकि उनपे जंग ना लगे। तो ये भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज वाली साइड है। नेक्स्ट, केमिकल मेथड्स, कुछ केमिकल मेथड्स भी हैं जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, मैकेनिकल मेथड्स जिसमें टूल्स का यूज करके हमने मैनुअली वीड्स को रिमूव किया, अब हम केमिकल्स का यूज करके वीड्स को रिमूव करेंगे। वीडिंग इज आल्सो डन बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स with the help of a sprayer. A weedicide is a chemical that is used to destroy weeds. Weedicides destroy the weeds without affecting the क्रॉप्स। अब क्या होता है, कुछ केमिकल्स का यूज करा जाता है जो हमारे वीड्स होते हैं उनको हटाने के लिए, और उन केमिकल्स का नेम क्या है, हर्बिसाइड्स। उनको उन केमिकल्स का क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। स्प्रेयर जो होता है उसकी हेल्प से स्प्रे कर देते हैं, जो फील्ड होता है उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। उन केमिकल्स का नेम होता है हर्बिसाइड्स या फिर हम वीडिसाइड्स भी बोल सकते हैं। वीडिसाइड इज अ केमिकल दैट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स। वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वीडिसाइड्स का यूज करा जाता है। वीड्स डिस्ट्रॉय द वीड्स विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप्स। वीडिसाइड्स क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव कर देते हैं, इसमें जो हमारा मेन क्रॉप है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वीडिसाइड से सिर्फ वीड्स रिमूव होता है, हमारा मेन क्रॉप पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, उस पर कोई किसी भी तरीके का कोई भी उस पे इफेक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा मेन क्रॉप पे। सम एग्जांपल्स आर गिवन फॉर द वीड्स। कुछ वीडिसाइड्स के, कुछ वीडिसाइड्स जो कॉमनली यूज करे जाते हैं वीड्स को हटाने के लिए, ऐसे केमिकल्स, उनके एग्जांपल्स हैं। डेलिपेन इज द एग्जांपल, मेटोलैक्लर इज द एग्जांपल, साइमेजाइन इज द एग्जांपल, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid is an example. MCPA, 2-methyl-4-chlorophenoxy acetic acid and butachlor are the examples of weedicides. कुछ weedicides के examples हैं जो आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं। ये इनके फॉर्मूलाज हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। आपको मेन उनके नेम्स लर्न होने चाहिए एंड यू शुड कीप इन माइंड कि कौन सा जो नेम है वो किसका है। एज इफ आई सी ऑफ दिस वन, अगर हम बात करें इसकी तो सी 2,4-D जो मेन नेम है इसका क्या है, 2,4-D। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid। ये इसका पूरा जो है वो केमिकल फॉर्मूला है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट ये जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं ये इनके मेन केमिकल फॉर्मूलाज हैं और ये जो है वो कॉमनली यूज्ड है। नेक्स्ट, MCPA is a 2-methyl-4-chlorophenoxy acetic acid. You have, and these all are the examples of weedicides. Weedicides are the chemicals which are used for destroying the weeds without affecting the main crop. Let's start with the next one. Next is Olympiad bite. See, nowadays natural biological agents or bioherbicides are being used to control weeds. These are derived from specific plants and are not harmful to organisms including human beings. अब nowadays आजकल क्या हो रहा है कि जो कुछ हर्बिसाइड्स, ऐसे हर्बिसाइड्स का यूज हो रहा है जो बीज को किल करने के लिए, जो कि बायो हर्बिसाइड्स हम जिनको बोलते हैं। बायो हर्बिसाइड्स नेचुरल बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। बायो हर्बिसाइड्स जो है वो नेचुरल
बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिनका यूज करा जाता है वीड्स को किल करने के लिए, ठीक है, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। ये स्पेसिफिक प्लांट से डिराइव होते हैं, ठीक है, और हार्मफुल नहीं होते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, कोई भी अदर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स। केमिकल्स का यूज ना करके क्या होता है, स्पेसिफिक प्लांट्स का यूज होता है, तो ये नेचुरल होते हैं। और कोई भी ह्यूमन बींग्स, इवन हम भी, हमारे लिए भी, बिकॉज वीड्स को जब हर्बिसाइड्स को स्प्रे करते हैं तो बायो हर्बिसाइड्स को जब स्प्रे करेंगे तो क्या होगा कि अब हम, बिकॉज क्रॉप्स जो है एट द एंड क्रॉप्स का यूज कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, हमारे लिए लाइवलीहुड के लिए ग्रेन्स की तरह हम उन्हें यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कई बार वीडिसाइड्स का कुछ अफेक्ट ह्यूमन बींग्स पे ना पड़े, इसलिए बायो हर्बिसाइड्स का यूज करा जाता है। और जो बायो हर्बिसाइड्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं और हमारी बॉडी को किसी भी टाइप का जो भी है नुकसान हमारी बॉडी को उससे नहीं होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप प्रोटेक्शन। जब हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर में, जब क्रॉप्स को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, हमारे क्रॉप्स रेडी हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद में जरूरी है उनका प्रोटेक्शन भी करना, ठीक है, तो उसके भी बहुत सारे वेज होते हैं। Crops can be protected from stray animals like cows, buffaloes by putting wire fence all around the field। क्या होता है, क्रॉप्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज फील्ड अगर ओपन होगा तो कोई भी स्ट्रे एनिमल्स, काउस, बफेलोज आके जो क्रॉप्स है उनको खा लेंगे। तो जरूरी है कि जो हमारा फील्ड है उसके पूरे चारों तरफ जो है फेंसिंग हो, उस कोई भी प्रोटेक्टेड उसको कवर करने के लिए उसके चारों तरफ फेंसिंग हो या फिर कोई भी वॉल हो, ताकि वो जो कोई भी स्ट्रे एनिमल्स है वो बाहर से अंदर ना आ सके और हमारे क्रॉप्स को डैमेज ना कर सके। बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे फ्रॉम फील्ड्स बाय प्लेसिंग स्केयर क्रोज और बाय बीटिंग ड्रम्स। अब क्या होता है, जो हमारा फील्ड है हमने चारों तरफ से उसकी फेंसिंग करनी भी जरूरी है, प्लस अगर जो हमारा फील्ड है उसमें ये भी जरूरी है कि हम स्केयर क्रोज के जो होता है वो रखें, अदरवाइज जो ड्रम्स होते हैं वो जो बीट होते रहते हैं उससे भी बर्ड्स नहीं आते हैं। तो बर्ड्स जो होंगे, इफ यू हैव मस्ट सीन, आपने अगर कोई खेत देखा होगा या फिर कोई फील्ड देखा होगा तो आपने देखा होगा वहां पे स्केयर क्रोज लगे हुए होते हैं, राइट, ऐसे पिक्चर्स होती है, मतलब ऐसे वो कुछ स्टैचूज टाइप बने हुए होते हैं आर्टिफिशियली, जिससे यूं लगता है कि कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा है, तो उससे क्या होता है वो जो बर्ड्स होते हैं वो उधर नहीं आते, तो उसको स्केयर क्रोज बोलते हैं। और ये जरूरी है कि फील्ड में हम ये ऐसे स्टैचूज रखें ताकि क्या होगा, कोई भी बर्ड्स आके उन क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अदरवाइज ड्रम्स जो होते हैं वो उनको बीट करके जो साउंड प्रोड्यूस होता है उससे भी बर्ड्स नहीं आते हैं, तो ये भी हम टेक्निक यूज कर सकते हैं। Animals such as rats and insects also damage crops। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि रैट्स और इंसेक्ट्स, ऐसे जो एनिमल्स हैं, जो रैट्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, डैमेज करते हैं क्रॉप्स को। एनिमल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं, पेस्ट बोला जाता है इनको। और ये जैसे कि रैट्स हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, पेस्ट होते हैं, इनको ये भी क्या करते हैं, जो हमारा जो क्रॉप्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पेस्ट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ केमिकल्स का हम यूज कर सकते हैं, विच आर नोन एज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको यूज करके पेस्ट जैसे कि रैट्स, कुछ इंसेक्ट्स, इनको डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। दीज इंक्लूड insecticides which are used to kill insects and rodenticides which are used to kill rodents। अब क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, इंसेक्ट्स को डैमेज, इंसेक्ट्स जो है उनको हम डिस्ट्रॉय कर सके ताकि वो हमारे क्रॉप को इफेक्ट ना करे, तो इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज होता है। और रोडेंट्स के लिए, रोडेंट्स आर द एनिमल्स लाइक रैट्स, तो रोडेंट्स बोला जाता है इनको। रोडेंट्स के लिए जो कौन से केमिकल्स का यूज होगा, रोडेंटिसाइड्स का यूज होगा। Okay, some common insecticides are BHC, commonly known as Gemexin। कुछ इंसेक्टिसाइड्स के नेम है जैसे कि BHC, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, गेमेक्सिन बोला जाता है। मेलेथोइन इज ऑल्सो इंसेक्टिसाइड एंड डायसिस्टोन इज ऑल्सो इंसेक्टिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज करा जाता है, सो दैट दे डोंट डिस्ट्रॉय आवर
हमारा जो मेन क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय वो ना करे। नेक्स्ट इज वीडीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि वीडीसाइड्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करे जाते हैं, और अभी हमने पढ़ा कि पेस्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करे जाते हैं। लेकिन इन दोनों केमिकल्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि क्या है, excessive use of weedicides and pesticides cause adverse effect on human health। अगर इनका एक्सेस यूज हो जाए बहुत ज्यादा यूज हो जाए तो ये हमारी ह्यूमन हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ को कैसे इफेक्ट करेंगे, बिकॉज एट द एंड उन क्रॉप्स को यूज कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग्स। और क्या होता है कि जैसे ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनको हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो क्या होगा, अगर उनका एक्सेसिव यूज हुआ है वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का, तो वो पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स हमारी बॉडी में जाएंगे और हमारी बॉडी में क्या करेंगे, हमारी बॉडी के हेल्थ को इफेक्ट करेंगे। Traces of these poisonous chemicals may remain in crops themselves, which can be very harmful to human life। क्या होता है कि कुछ ऐसे ये पॉइजनस केमिकल्स जो होते हैं, इनके ट्रेसेस, इनका कुछ पार्ट जो होता है वो क्रॉप्स में रह जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग कितना भी ट्राई कर लें, कई बार ऐसा होता है कि वीडीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का कुछ जो पार्ट होगा वो फिर भी उसमें रह जाता है। तो उस केस में क्या करा जाएगा कि वो हमारी ह्यूमन हेल्थ को वापस इफेक्ट करेंगे, बिकॉज कुछ जो अगर स्प्रे हुआ है वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो फसल थी उसके ऊपर, तो क्या होगा, वो एट द एंड फिर भी हमारी बॉडी में जाएंगे, ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट करेंगे। It is therefore very important to wash grains and vegetables thoroughly before consumption। इसलिए जरूरी है, हमेशा बोला जाता है कि जो ग्रेन्स हैं उनको और जो वेजिटेबल्स हैं उनको एक बार वॉश कर लो खाने से पहले, ताकि उसके ऊपर कोई भी अगर केमिकल्स हो तो वो एक बार रिमूव हो जाए और हमारी बॉडी में ना जाए और हमारी हेल्थ को इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट, plants are also damaged by diseases caused by fungi, bacteria, viruses। These diseases are transmitted through seeds, air, soil और through insects। plants में कुछ diseases भी हो जाती है, कुछ बीमारियां भी हो जाती है, जैसे human beings में होती है, animals में होती है, वैसे plants में भी कुछ बीमारियां हो जाती है। किसकी वजह से होती है वो बीमारियां? फंजाई की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से और वायरसेस की वजह से होती है। ओके, These diseases are transmitted through seeds, air, soil और through insects। ये diseases किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, मतलब ट्रांसमिटेड हो जो है इनका ट्रांसमिशन हो जाता है डिजीज का, यानी एक से दूसरे प्लांट में कैसे फैल जाती है, एयर के थ्रू, हवा के थ्रू फैल जाती है, सॉइल के थ्रू फैल जाती है, मिट्टी के थ्रू फैल जाती है, और सीड्स जो बीज होता है उनके थ्रू भी फैल जाती है, और क्या होता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके थ्रू भी फैल जाती है। Some plant diseases with their causal organism। कुछ प्लांट डिजीजेस के नेम हमें गिवन है, डिजीज के नेम है और कॉजल ऑर्गेनिज्म, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उसे कॉज करता है और कौन से प्लांट में होती है ये डिजीजेस। फर्स्ट इज रस्ट एंड स्मट डिजीजेस। रस्ट एंड स्मट डिजीजेस जो होती है, ये डिजीज का नेम है, ये फंजाई की वजह से होती है और ये वीट में होती है। किस में होती है? वीट में होती है, फंजाई की वजह से होती है। फंजाई इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म, फंजाई कॉज करती है। और जो ये रस्ट एंड स्मट डिजीज है उसको कॉज कौन करता है? फंजाई करती है। और किस में होती है? वीट में होती है। नेक्स्ट इज ब्लाइट डिजीजेस। ब्लाइट डिजीजेस भी कॉजल ऑर्गेनिज्म फंजाई ही है, फंजाई कॉज करती है। प्लांट किस में होगी? ये पोटैटो में होती है ये डिजीज। विल्ट डिजीज, विल्ट डिजीज किसमें कौन है कॉजल ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कॉज करते हैं। और किसमें होती है? ये पोटैटो में होती है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में होती है, और उनको कॉज ऑर्गेनिज्म जो करते हैं उनका नेम है, और कुछ प्लांट के नेम है जो जिन प्लांट्स में ये होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू कीप दीज डिजीजेस, देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड इन विच प्लांट वी कैन सी दीज डिजीजेस। इनको आपको माइंड में रखना ये जरूरी है। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। नाउ हमारा जो क्रॉप है वो रेडी है पूरी तरीके से, ठीक है। अब क्रॉप जो है जब है रेडी हो जाएगा तो उसके बाद में जरूरी है उसको हार्वेस्ट करना, विनोइंग करना और थ्रेशिंग करना।
सो लेट्स सी कि ये क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. द प्रोसेस ऑफ कटिंग, gathering of crops from the fields after the crops have matured is called harvesting of crops. क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, उसके बाद में क्रॉप्स को फील्ड से हार्वेस्ट कर लेना, कट कर लेना, निकाल लेना जो होता है दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग में क्या होगा, क्रॉप को निकाला जाएगा, कट करा जाएगा और कट करने के बाद में क्या होगा, उसको गैदर करा जाएगा, इकट्ठा करा जाएगा. नाउ हार्वेस्टिंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स इज आइदर डन मैनुअली विद द हेल्प ऑफ अ सिकल और विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. सीरियल क्रॉप्स जैसे कि हमारे व्हीट हो गए, बाजरा, मेज, तो इनको हार्वेस्ट जब करते हैं, जब इनका हार्वेस्टिंग इनकी करते हैं तब क्या होता है कि इनको सिक्कल की हेल्प से मैनुअली हाथों से, दिस इज अ सिक्कल, दिस इज अ सिक्कल, ये एक टूल होता है जो हार्वेस्टिंग के लिए यूज होता है. तो या तो सिक्कल की हेल्प से इनको हटाया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, अदरवाइज मशीन जैसे कि ये हार्वेस्टर हो गई, ठीक है, तो हार्वेस्टर हो गई मशीन, हार्वेस्टर की हेल्प से भी इसको हटाया जाता है. हार्वेस्टर की हेल्प से भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं जो हमारे क्रॉप्स हैं, उनको हार्वेस्टर की हेल्प से करा जाता है या फिर मैनुअली जो टूल है सिक्कल उसकी हेल्प से हार्वेस्ट किया जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लांट. दिस इज डन बाय थ्रेशिंग. अब क्या होता है, जो हमारा प्लांट है ये थ्रेशर मशीन है. नाउ सी व्हाट इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग का मतलब होता है कि हमारा जो प्लांट है उसमें फॉर एग्जांपल व्हीट का एग्जांपल लेते हैं, तो व्हीट में हमें सिर्फ ग्रेन्स चाहिए होते हैं, व्हीट के बाकी पार्ट का नीड नहीं होती हमें. तो जो नीडेड पार्ट है, जो प्लांट का जो पार्ट नीडेड है, पूरा प्लांट हमें नहीं जरूरत होती, तो हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जैसे कि इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ व्हीट, तो उसमें ग्रेन्स को अलग करा जाता है और बाकी का पार्ट अलग कर दिया जाता है. ग्रेन्स जो है वो ही नीडेड है तो ग्रेन्स को अलग कर लिया जाएगा. दिस इज नोन एज थ्रेशिंग. तो थ्रेशिंग का मतलब होता है ये. थ्रेशिंग कैन बी डन मैनुअली बाय स्ट्राइकिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस और मेकिंग oxen or buffaloes trample over the cut crop, or it can be done by a machine called थ्रेशर. जो थ्रेशिंग है वो कैसे कर सकते हैं हम, या तो मैनुअली हम कर सकते हैं, हाथों से कर सकते हैं. स्ट्राइक करना यानी कि पूरे जो उसको है, एक कोई भी वॉल हो गई या फिर जो हार्ड सरफेस है कोई, उस पे उसको ऐसे जो पकड़ के और उसको स्ट्राइक करना, मारना, तो उससे क्या होगा, जो ग्रेन्स होंगे वो अलग हो जाएंगे. तो मैनुअली हम ऐसे कर सकते हैं. So we can also use oxen, buffaloes in animals का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, उनको ट्रैम्पल यानी कि उनको उसके ऊपर चला के भी क्या कर सकते हैं, जो कटेड क्रॉप है जिसको हमने हार्वेस्ट कर लिया क्रॉप को, उसके ऊपर चला के हम उसको चला के भी जो है उसमें से ग्रेन्स को अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट कैन बी डन बाय अ मशीन. अब मशीन का यूज भी हो सकता है और मशीन का नेम क्या है, थ्रेशर. थ्रेशर ऐसी मशीन होती है, यू कैन सी इन द पिक्चर, ऐसी मशीन होती है थ्रेशर जो कि थ्रेशिंग करने के लिए, ग्रेन्स को अलग करने के लिए मेन पार्ट से जो है इसका यूज होता है. तो थ्रेशर का भी हम यूज कर सकते हैं. अ फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग. एक कंबाइन जो मशीन होती है, एक और होती है कंबाइन, एज यू कैन गेट बाय द वर्ड. कंबाइन का मतलब क्या होगा, दो काम कर रही है वो हार्वेस्टिंग भी कर देती है यानी कि क्रॉप्स को जो है फील्ड से हटाने का वर्क भी कर देती है. थ्रेशिंग मतलब अब जो नीडेड पार्ट है सिर्फ वो चाहिए हमें, तो थ्रेशिंग, बाकी का पार्ट अलग, जो नीडेड है वो अलग. तो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों के लिए ये हम इसको, इस मशीन को, कंबाइन को यूज कर सकते हैं. सो now the threshing process is done. The next process comes winnowing. What is winnowing? Grains separated by threshing are further separated from the chaff by winnowing. This can be done manually with the help of wind. क्या होता है, chaff जो होता है, अब क्या होगा, थ्रेशिंग डन है हमारी, थ्रेशिंग में हमने ग्रेन्स को अलग कर लिया, बट जब हमने थ्रेशिंग प्रोसेस कंप्लीट किया उसके बाद में ग्रेन्स के साथ कुछ अनवांटेड अभी भी
जो ऐसे रहेंगे, अनवांटेड कुछ स्टोन्स भी रह सकते हैं ना, कुछ अनवांटेड ऐसी चीजें ग्रेन्स के साथ मिक्स हो रखी होंगी जिसकी नीड हमें नहीं है. सो फॉर दिस प्रोसेस वी विल डू विनोइंग. अब हम क्या करेंगे, जो चाफ क्या होता है, चाफ का मतलब ग्रेन्स को हटा के जितनी भी बाकी की चीजें जो अनयूजफुल है हमारे लिए उसको हटाना, दैट इज नोन एज चाफ. अब क्या होगा, विनोइंग प्रोसेस करा जाएगा. विनोइंग कैसे होता है, विंड की हेल्प से मैनुअली हाथों से विनोइंग प्रोसेस करा जाता है. इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर इज टॉस्ड और ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट. द chaff being the lighter is blown away by the wind to some distance while the heavier grains fall straight on the ground because of the gravity. अब क्या होता है इसमें, as you can see in the picture, तो क्या होगा इसमें चाफ को जो ऐसे इनको टॉस करा जाता है, टॉस करके और इनको एक हाइट से, बहुत थोड़ा सा हाइट से उनको ड्रॉप करा जाता है नीचे. तो क्या होता है, जैसे हवा चलती है तो हवा के साथ जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, जो भी लाइटर होते हैं वो उड़ जाते हैं, और जो हैवी ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स जो होते हैं वो हैवियर होते हैं, वो सीधे जो ग्राउंड पर है ग्राउंड पे गिरते हैं सीधे, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी की वजह से. Winnowing is also done by winnowing machine. Winnowing machine का यूज भी होता है winnowing प्रोसेस के लिए. winnowing machine के थ्रू भी हम ये प्रोसेस कर सकते हैं. The stem of the crops is cut into pieces and fed to the cattle along with the chaff. क्या होता है, स्टेम जो होती है क्रॉप्स की उसको पीसेस में कट कर दिया जाता है. हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उसकी स्टेम को पीसेस में कट कर दिया जाता है, और जो कैटल होते हैं, कैटल्स जो होते हैं उनको फीड करवा दिया जाता है, उनको खिला दिया जाता है अलॉन्ग विद चाफ. जो चाफ होता है अनवांटेड, जो भी हमारा ग्रेन्स के साथ जो भी मटेरियल था उसके साथ मिक्स करके, स्टेम जो होती है क्रॉप्स की वो, उन सबको मिक्स करके कैटल्स को फीड करवा दिया जाता है, खिला दिया जाता है. सो दिस फूड फॉर द कैटल. अब ये जो खाना होता है जो कैटल को खिलाया हमने विद द जो भी क्रॉप का हमारा स्टेम था उसको कट करके चाफ के साथ जो हमने खाना खिलाया उसको क्या बोला जाता है, फॉडर बोला जाता है. इस खाने को विच जो कैटल्स को खिला दिया जाता है, दिस फूड इज नोन एज फॉडर, FODDRE, फॉडर बोला जाता है इसको. विनोइंग हमने पढ़ा, व्हाट इज विनोइंग. विनोइंग इज to separate the chaff from the grains. This process is known as winnowing. Winnowing can be done manually भी कर सकते हैं हम इस प्रोसेस से, जिसमें एक जो है टॉस करा जाएगा ग्रेन्स को और चाफ को, एंड देन उनको एक हाइट से नीचे गिराया जाएगा, जिससे जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे, जो हैवियर पार्टिकल्स कौन से, ग्रेन्स है, तो हैवियर जो ग्रेन्स है वो नीचे सीधे ग्राउंड पर गिरेंगे, और जो हमारा चाफ है वो विंड के थ्रू वो जो है एक आगे जो है गिरेगा. देन हम विनोइंग प्रोसेस को एक और किस तरीके से कर सकते हैं, विनोइंग मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं. विनोइंग मशीन के थ्रू ये प्रोसेस हम कर सकते हैं. और क्या होगा, अब जो बचा हुआ है, जो स्टेम जो होती है क्रॉप्स की, उसको कट कर देते हैं पीसेस में और चाफ के साथ मिक्स करके कैटल्स को खिला दिया जाता है. कैटल्स को जो खाना खिलाया हमने, दैट इज नोन एज फॉडर, उसको फॉडर बोला जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस, अब हमने हार्वेस्टिंग कर ली, अब क्या होगा, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट वन इज ओलंपियाड बाइट. After harvesting the crop, often stubs are left in the fields, which are then burned by the farmers. अब क्या होता है, जब हमारे हार्वेस्टिंग हो गई क्रॉप की, हमने थ्रेशिंग प्रोसेस कर लिया, हमने अब विनोइंग कर ली, अब क्या होगा, अब हमारा कुछ पार्ट तो अभी भी लेफ्ट आउट होगा, कुछ पार्ट जो होगा क्रॉप्स का जो बिल्कुल नीडेड नहीं है, जो हम कैटल्स को भी नहीं खिला सकते, ठीक है. अब वो जो पार्ट हमारा बचा, कुछ ऐसा मटेरियल जो हमारे क्रॉप्स का, हमने ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया, हमने चाफ को सेपरेट कर लिया, हमने जो कैटल्स को हम फॉडर फीड करवा सकते थे, हमने फॉडर को भी अलग से निकाल के फीड करवा दिया. अभी भी कुछ पार्ट लेफ्ट आउट रहता है, तो उस जो पार्ट लेफ्ट आउट रहता है उसको स्टब बोला जाता है. क्या बोला जाता है, स्टब बोला जाता है. यानी कि अब हमने इसमें से चाफ को भी हटा लिया, हमने ग्रेन्स को भी हटा लिया, फिर भी जो पार्ट हमारे क्रॉप्स का बचा हार्वेस्टिंग के बाद में, वो अब क्या कहलाएगा, स्टब कहलाएगा. दैट इज नोन एज स्टब. अब क्या करते हैं फार्मर्स, इस स्टब्स का, अब इस स्टब का तो कोई भी इसका वर्क है नहीं, स्टब का, है ना, हम इसको कोई यूज में नहीं ले सकते, तो फार्मर्स इसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं. दिस कॉजेज पोल्यूशन इन द एटमोस्फेयर. इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. Therefore, farmers are advised not to burn the stubs in the field. Instead, these stubs can be plowed
फ्लोट बैक इनटू द सॉइल टू सर्व एज मेन्योर। क्या करते हैं हम, फार्मर्स को ये एडवाइस दी जाती है कि आप इसको जलाओ मत, आप इसको जब मिट्टी को हम जब सॉइल को फ्लो बैक टू द इनटू द सॉइल, यानी कि सॉइल में वापस इसको मिक्स कर दे, और सॉइल में मिक्स करने के बाद में इसको मेन्योर खाद बनाने के लिए इसको यूज में लिया जाना चाहिए। बिकॉज अगर हम इसको जला रहे हैं फार्मर्स, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा, और एयर पोल्यूशन इज नॉट गुड। तो इसलिए हम फार्मर्स को एडवाइस करा जाता है कि आप इसको जलाओ मत, इसकी जगह आप क्या करो, इसको मेन्योर में कन्वर्ट करो और सॉइल के साथ इसको जो है डंप कर दो, सॉइल में मिट्टी में इसको डाल दो, और थोड़े टाइम में वो मेन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम एज अ मेन्योर यूज कर लो उसको, मतलब थोड़े टाइम में जब कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसको बर्न मत करो। Retaining crop stubs minimizes soil erosion, returns nutrients, increases soil organic matter content। क्या होता है जब क्रॉप स्टब्स को अगर हम एज अ मेन्योर यूज करेंगे तो उससे इरोजन जो है वो कम होगा, सॉइल इरोजन। न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल को वापस रिटेन हो जाएंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस उस सॉइल को मिल जाएंगे। इंक्रीजेस सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, इससे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट है वो भी इंक्रीज होगा। इंक्रीजेस सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इससे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज होती है। और सप्रेसेस वीड्स एंड मिनिमाइजेस सॉइल वाटर इवेपोरेशन, इससे क्या होता है, वीड्स जो होते हैं हमारे, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो भी कम ग्रो नहीं होते इतनी जल्दी। और क्या होगा, मिनिमाइजेस सॉइल वाटर इवेपोरेशन, सॉइल से वाटर का जो इवेपोरेशन हो जाता है, जब गर्मी पड़ेगी बहुत ज्यादा तो सॉइल से जो वाटर है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, तो इसको भी मिनिमम करता है, कम करता है अगर हम स्टब को एज अ मेन्योर यूज करने लग जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज क्रॉप स्टोरेज। अब हमने हार्वेस्ट कर लिया क्रॉप को, अब क्रॉप को स्टोर करना अच्छे से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब इसका सप्लाई मार्केट में होता है ना, तो स्टोर करने के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टोर भी बहुत ढंग से करा जाए, पेस्ट और इंसेक्ट से हमारे क्रॉप को हम बचा के रखें। Once harvested, food grains have to be stored safely। अब जब हमने हार्वेस्ट कर लिया फूड ग्रेन्स को, अब इनको अच्छे से स्टोर करना भी बहुत जरूरी है। They have to be saved from being अटैक्ट, हम जरूरी है कि अटैक होने से हम इनको बचाएं। कौन अटैक करेगा इनको, ईटन अप बाय रोडेंट्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से, पेस्ट से, हम बोल सकते हैं रोडेंट्स से अटैक नहीं हो इन पे, ये लोग जो एनिमल्स जैसे कि पेस्ट हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये इस पे जो हमारा जो ग्रेन्स है उसको खराब ना करें, उन पे अटैक ना करें, ये जरूरी है, और रोडेंट्स इनको खाए भी ना। Also they have to be protected from spoilage due to improper temperature। अब क्या होता है, कई बार टेम्परेचर अगर सही नहीं मिलता ग्रेन्स को, तो ग्रेन्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि उनको स्पॉइल होने से, खराब होने से भी उनको बचाया जाए। एंड मॉइस्चर इन द स्टोरेज प्लेस और ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंजाई, क्या होता है कई बार मॉइस्चर ज्यादा होता है तो उसकी वजह से भी हमारे जो ग्रेन्स होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और कई बार फंजाई जो होती है उसकी, फंजाई की ग्रोथ से भी ये क्या होता है, खराब हो जाते हैं हमारे जो ग्रेन्स होते हैं। Some of the methods used to prevent loss and spoilage of agricultural products are given below। कुछ methods का यूज करा जाता है जिससे हम हमारा जो लॉस हो, जो हमारा क्रॉप है, हमने उसको जिसको हार्वेस्ट किया उसको हम बचा सके इन सब चीजों से, उसको हम जो उसको स्पॉइल ना होने दे, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स का यूज मेथड्स का यूज हम कर सकते हैं। उन मेथड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ड्राइंग। ड्राइंग एक मेथड है। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज। अब जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं क्रॉप को, तो उसके बाद में क्या होता है, हार्वेस्ट करने के बाद में स्टोरेज जब हम करते हैं तो हार्वेस्ट करने के बाद में मॉइस्चर उनमें ज्यादा होता है, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, हमारे क्रॉप्स होते हैं, उनमें मॉइस्चर ज्यादा होता है जो कि एक्चुअल में नीडेड नहीं है स्टोरेज के लिए। स्टोरेज करने के लिए ड्राई होना चाहिए, ना कि मॉइस्चर ज्यादा होना चाहिए। द
एक्सेस मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय ड्राइंग द फूड ग्रेन्स इन द सन्स। अब क्या होता है कि एक्सेस जो भी मॉइस्चर है, एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है, उसको हम ड्राई कर सकते हैं अगर हम धूप में उस हमारे जो भी फसल है उसको हार्वेस्ट करने के बाद में उसको धूप में रख दें, तो उससे वो ड्राई हो जाएगी और जितना मॉइस्चर एक्चुअल में नीडेड है उस मॉइस्चर में ही रहेगी। एक्स्ट्रा मॉइस्चर में अगर हम उसको रख देंगे तो वो स्पॉइल होने का ज्यादा उसमें और रहता है कि वो स्पॉइल हो सकती है। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट इज मेंटेनिंग स्टोरेज कंटेनर्स। स्टोरेज कंटेनर्स को मेंटेन करना। गनी बैग, सिलोज एंड ग्रेनरीज आर यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स। अब ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए गनी बैग, सिलोज और ग्रेनरीज का यूज होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रॉपरली स्टोर करने के लिए कुछ प्रॉपर चीजों का यूज करें ताकि हम स्टोर करें तो वो उसके अंदर एकदम सेफ रहे हमारे जो भी ग्रेन्स है। गनी बैग्स आर जूट बैग्स। गनी बैग्स जो होते हैं वो जूट बैग्स होते हैं फिल्ड विद फूड ग्रेन्स दैट आर स्टैक्ड इन लार्ज गोडाउन्स ऑन वुडन प्लेटफॉर्म्स। अब क्या होता है जूट बैग्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जूट बैग्स में जो होते हैं, जूट बैग्स में क्या करते हैं, ग्रेन्स को डालकर इनको स्टैक करके कोई भी गोडाउन जो होता है उसमें रख दिया जाता है जहां पे इनको कोई भी पेस्ट और अटैक ना करे। The godowns are made free of microbes, insects and rodents by spraying pesticides and insecticides. अब जिन गोडाउन्स में इनको स्टोर करा जाता है उसको पहले पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स उसमें स्प्रे करे जाते हैं ताकि क्या हो, वहां पे कोई भी पेस्ट और इंसेक्टिसाइड्स ना हो जो ग्रेन्स को हमारे खराब करे। तो बिफोर स्टोरिंग दीज गनी बैग्स इन गनी बैग से फिल्ड जो हमारे ग्रेन्स से फिल्ड जो हमारे गनी बैग से इनको जब हम स्टोर करते हैं गोडाउन में, उससे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या करें, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का उन गोडाउन में स्प्रे करवाएं ताकि जो भी इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, वो उसी टाइम किल हो जाए। Silos are tall cylindrical containers used for bulk storage of grains. These are known as silos. ऐसे bulk में जो है cylindrical tall कंटेनर्स होते हैं जो कि बल्क में ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए काम आते हैं। भाई ग्रेन्स को हमें स्टोर करना है तो हम इन बल्क में मतलब बहुत ज्यादा ऐसे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं सिलेंड्रिकल, इनको सिलोज बोला जाता है। इसके अंदर इनको स्टोर करा जाता है ग्रेन्स को। These are used specially by government agencies like Food Corporation of India. तो इनका सिलोज का यूज ज्यादातर कौन करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज करती है। जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी हमारी इंडिया का एक एग्जांपल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे कि है, तो इन्हें जब स्टोर करना होता है ग्रेन्स को तो ये बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं सिलोज सिलेंड्रिकल शेप के, उनमें इसको स्टोर करते हैं। Grain silos facilitate easy inspection, fumigation, protection from pest and temperature control. तो जो सिलोज होते हैं ये क्या करते हैं, इजी इंस्पेक्शन जब होता है, गवर्नमेंट इंस्पेक्शन भी करती है ग्रेन्स का, दैट इनमें कोई ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह तो नहीं है या फिर ये उनका इंस्पेक्शन करा जाता है तो इसमें हेल्प करते हैं। और फ्यूमिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट से जो है प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं बिकॉज पेस्ट इसके अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। पेस्ट जो है वो सिलेंड्रिकल जो हमारे कंटेनर्स है उनको कट भी नहीं कर पाएंगे। एंड टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर भी इनके अंदर कंट्रोल्ड रहता है। Granaries are large buildings where grains are stored inside gunny bags etc. Granaries जो होती है वो लार्ज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ये कंटेनर्स नहीं होते ग्रेनरीज क्या होगी, लार्ज बिल्डिंग्स होती है जहां पे ग्रेन्स को स्टोर करवाया जाता है गनी बैग्स के अंदर, तो उसको बोला जाता है ग्रेनरीज। नेक्स्ट, Granaries must be free of microbes, insects and rodents by spraying chemicals. तो जो हमारी ग्रेनरीज है जरूरी है कि वहां पे भी पहले इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करवाया जाए ताकि क्या हो, जो हमारी ग्रेनरीज है वहां पे कोई भी इंसेक्ट और पेस्टिसाइड्स ना हो ग्रेन्स को अटैक करने के लिए। स्प्रेइंग और फ्यूमिगेशन, इंसेक्टिसाइड सोल्यूशन कन्वर्टेड इनटू फ्यूम्स। तो क्या होता है, स्प्रेइंग या फ्यूमिगेशन करवाया जाता है। व्हाट इज फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन को फ्यूम्स में कन्वर्ट कर देना, कहलाता है फ्यूमिगेशन। तो जब हम स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड्स को तो या तो हम डायरेक्टली स्प्रे कर दें या फिर फ्यूमिगेशन करवा दें, उनको फ्यूम्स में कन्वर्ट कर दें, फिर उसको हम जो है गोडाउन्स में
स्प्रे करवा दे ऑफ गोडाउन्स एंड कंटेनर्स विद इंसेक्टिसाइड्स फंजीसाइड्स इज डन बिफोर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो जरूरी है कि फ्यूमिगेशन के थ्रू या फिर स्प्रेइंग के थ्रू इंसेक्टिसाइड्स या फिर और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको ग्रेनरीज में, कंटेनर्स में उनको डाला जाए ताकि कोई भी पेस्ट या फिर रोडेंट्स उसके अंदर ना बचे हमारे। फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर्स आर टेकन टू प्रोटेक्ट stored grains from insects and fungal infestation। क्या होता है, कुछ प्रॉपर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स हम जो है लिए जा सकते हैं ताकि हम हमारे ग्रेन्स को प्रोटेक्ट कर सके इंसेक्टिसाइड्स और फंगल इन्फेस्टेशन से। फ्यूमिगेशन विद केमिकल्स टू किल और रिपेल पेस्ट विदाउट अफेक्टिंग स्टोर्ड ग्रेन। अब जो हमारे जो ग्रेन्स हमने स्टोर करें जरूरी है कि उनके ऊपर कोई भी उसका इफेक्ट ना हो। हम फ्यूमिगेशन या स्प्रे करवा दें हमारे जो केमिकल्स हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि किल करेंगे किसको, पेस्ट को, ठीक है, और रिपेल करेंगे, उनको हम स्प्रे करवा दें या फिर उनका फ्यूमिगेशन करवा दें विदाउट अफेक्टिंग द मेन क्रॉप। हमारे जो मेन ग्रेन्स है उनको कोई भी इफेक्ट ना हो। नीम लीव्स मस्ट बी केप्ट अलोंग विद द ग्रेन्स टू रिपेल पेस्ट। नीम लीव्स जो होती है उनको भी रखा जाता है, एज यू मस्ट हैव सीन, आपने अपने घरों में भी देखा होगा। अगर हम लेकर आते हैं बल्क में कोई भी अगर वीट लेकर आते हैं तो उसको जब हम स्टोर करते हैं तो उसके साथ में कुछ हम केमिकल्स डाल देते हैं, अदरवाइज नीम की लीव्स जो नीम की पत्तियां जो होती है वो भी डाली जाती है ताकि क्या हो, वो नीम की पत्तियां जो है पेस्ट को रिपेल करती है, पेस्ट को अपने पास जो हमारे हमारा जो ग्रेन्स होगा उसके पास नहीं आने देगी। Small quantity of vegetable or mineral oil must be added to the grains of legumes to prevent pests from laying eggs or to check larval developments। जब हम लेग्यूम्स यानी कि ऐसे जैसे पी हो गया है ना, जब हम ऐसों को ऐसे जो हमारे हैं लेग्यूम्स जो क्रॉप्स है उनको जब हम स्टोर करें या फिर वेजिटेबल, तो क्या करना चाहिए, वेजिटेबल या मिनरल ऑयल को स्मॉल क्वांटिटी में ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, कब कर देना चाहिए, जब हम लेग्यूम्स के ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हो तो इनका वेजिटेबल और मिनरल ऑयल को क्या करो, ऐड कर दो। उससे क्या होगा, जो हमारे पेस्ट है वो क्या होंगे, वो एग्स ले नहीं कर पाएंगे और लार्वल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। Containers which are airtight, rat proof, moisture proof and can maintain a steady टेम्परेचर कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज एट होम। अब घर पे जैसे मैंने अभी जस्ट बात करी कि अगर आपको घर पे स्टोरेज करवाते हैं, हम लोग कई बार बल्क में हम लेकर आते हैं व्हीट और तो हम उसको बल्क में स्टोर करते हैं। तो बल्क में जब स्टोर हम घर पे करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि एयर टाइट कंटेनर लो जिसमें एयर पास ना हो सके, तो मॉइस्चर नहीं होगा उसमें। रैट प्रूफ लो, रैट उसमें कोई भी होल्स ना कर पाए। मॉइस्चर प्रूफ होने चाहिए, मॉइस्चर नहीं उसमें एंटर होना चाहिए। एंड कैन मेंटेन अ स्टडी टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वो जो है जो हमारे कंटेनर्स है वो मेंटेन कर पाए। तो घर में हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज सेल्फ टेस्ट 3। Now we will do some questions to check till the topics which we have already read about। हमने जो topics पढ़ लिए हैं उस पे हम कुछ questions करते हैं। First question is which of the following is not a traditional method of irrigation। traditional method नहीं है irrigation का। ढेकली it is a traditional system, yes। Next, lever system, it is also it is not a traditional means modern method होगा। तो ढेकली is traditional, lever is traditional and pulley system is also a traditional method। Sprinkler system is a modern system of irrigation जो कि अभी just थोड़े टाइम पहले ही यूज स्टार्ट हुआ है। तो आंसर विल बी सी। द मॉडर्न मेथड कौन सा है हमारा, स्प्रिंकलर है। इसमें बोला था नॉट अ ट्रेडिशनल नहीं है, तो इसका मतलब मॉडर्न कौन सा है, स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट, the method of irrigation that involves a system of pipes, tubes which supply water drop by drop to the plants। ऐसा सिस्टम इरिगेशन का जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है जाता है प्लांट्स तक, कौन सा था, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में यही होता है, ड्रिप इरिगेशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स को जो है पानी सप्लाई करा जाता है। नेक्स्ट वन, MCPA
is a MCPA क्या है? If you remember, the full form of MCPA was 2-methyl 4-chloro 1-phenoxy acetic acid. Acetic acid. This was the full form of MCPA. And what was this? क्या था ये MCPA? It was a weedicide. Weeds को रिमूव करने के लिए जिस केमिकल का यूज होता है मोस्ट कॉमनली, दैट वाज MCPA, 2-methyl 4-chloro 1-phenoxyacetic acid. So the answer will be C. Which statement is incorrect? Incorrect about storage of grains. Storage of grains के लिए incorrect statement कौन सी है? Crop grains can be stored longer if they are insect and moisture protected. क्रॉप ग्रेन्स को हम ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं अगर वो इंसेक्ट और मॉइस्चर से प्रोटेक्टेड रहे. दिस वन इज करेक्ट, सही है ये बात. नेक्स्ट, फार्मर्स यूज प्लास्टिक बैग्स टू store grains in small godowns. No, plastic bags are never used. Which bags are used? Gunny bags. Gunny bags जो जूट के बने हुए होते हैं उनका यूज होता है. So this is the incorrect statement. तो आपको आंसर तो यही पता लग गया होगा कि इनकरेक्ट पूछा था, हमें इनकरेक्ट मिल गया. आंसर विल बी द बी. Let's read out the next two statement also, but the answer will be B. हमने ऑलरेडी मिल चुका. लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन ग्रेनरीज. यस, ग्रेनरीज में होता था. Grains should be chemically treated before storing in godowns. Godowns में स्टोर करने से पहले उन्हें केमिकल से ट्रीट करा जाता है. Yes, this was correct. तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा. कभी भी प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं होता है, गनी बैग्स, जूट बैग्स का यूज करा जाता है. नेक्स्ट वन, फ्यूमिगेंट्स आर. फ्यूमिगेंट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट सोल्यूशन कन्वर्टेड इनटू फ्यूम्स. yes, this one is correct. इंसेक्टिसाइड सोल्यूशन को जब फ्यूम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दे आर नोन एज फ्यूमिगेंट्स. volatile gaseous chemicals that quickly vaporized. yes, सही है ये, बिकॉज वॉलेटाइल होते हैं, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. फ्यूम्स में केमिकल्स होते हैं जो कि क्विकली उनके वेपर्स बन जाते हैं. तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. केमिकल्स दैट किल इंसेक्ट्स विदाउट इफेक्टिंग द ग्रेन्स. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये मेन जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उनको बिना इफेक्ट करे इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं. तो ऑल ऑफ दीज सारे ही करेक्ट हैं स्टेटमेंट फ्यूमिगेंट्स के रिगार्डिंग. सो द आंसर विल बी D. So here we complete this lecture. Now we will continue with the next topic in the next session. Till then, you can practice some questions on your own till the topics we have already done, and stay tuned for the next video. Thank you so much.